हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। मौसी की उम्र करीबन 40 साल थी, लेकिन लगता ऐसा था जैसे वो अभी भी कुंवारी हो और जवान हो। वो रोज़ रात को मुझसे मालिश करवाती, मैं भी खूब मज़े से उनकी मालिश करता। एक रात मौसी ने मुझे एक तेल की बोतल पकड़ाई और कहा, लाइट बंद करके मेरे पास आ जाओ। उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मौसी एक बेवा औरत थी, लेकिन उनके रंग ढंग देखकर वो कहीं से भी बेवा मालूम नहीं होती थी। आज भी मौसी बहुत ही हसीन लग रही थी। उन्होंने ब्लैक कलर का जोड़ा पहन रखा था और साथ में काफ़ी मेकअप भी किया हुआ था। वो बड़े आराम से बिस्तर पर लेटी टीवी देख रही थी। मैंने करीब जाकर उन्हें प्रणाम किया तो मौसी ने मेरा मुंह पकड़कर मेरा हाथ थामा और चूम लिया और कहने लगी कि तू तो बड़ा ही जवान हो गया है, क्या खूबसूरत जिस्म निकला है। चल अच्छा हुआ तू यहाँ मेरे पास आ गया। तेरी माँ को तो तेरी जवानी का ख्याल है ही नहीं। तू मेरे पास आया है ना, तुझे जवानी के सारे गर सिखा दूँगी। चल यहाँ मेरे पास बैठ। मौसी ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मेरे पाँव दबा दे। ये सुनकर मैं एकदम से शर्मिंदा हो गया। एक गैर औरत के पैरों में बैठना और फिर उसके पाँव को दबाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी और शर्म की बात थी। मैं तो सोच रहा था कि वो घर के काम काज ही करवाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पैरों में बिठा लिया और अपने पाँव मेरी गोद में रख दिए थे। न चाहते हुए भी मैं धीरे धीरे उनके पाँव दबाने लगा था, क्योंकि माँ ने कहकर भेजा था कि मौसी को खुश रखोगे तो वो तुम्हें अच्छी तनख्वाह देगी और हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। माँ ने सख्ती से मुझे ये कहकर भेजा था कि ये नौकरी हरगिज़ छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं खाला के हर हुक्म का पाबंद करता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मौसी ने मुझे यहाँ किस मकसद के लिए बुलाया है। काफ़ी देर तक मैं मौसी के पाँव दबाता रहा। फिर मौसी ने कहा, सामने शीशे में तेल की बोतल रखी थी। मैं वो उठाकर मौसी के पास आया तो वो उल्टी होके लेट गई। कहने लगी, चल मेरी कमर की मालिश कर दे, मेरी कमर में बड़ा ही दर्द है। ये सुनकर तो मैं शर्म से लाल पड़ गया था। मेरे लिए मौसी की मालिश करना इंतहाई शर्म की बात थी, लेकिन मौसी ने मेरा चेहरा देखे बगैर ही खुद को उल्टा कर लिया था और फिर मुझे मजबूरन मौसी की कमर पे तेल की मालिश करनी पड़ी थी। मुझे यहाँ 1 घंटा गुजरा था और उस 1 घंटे में मेरे सब्र की हद पार होने लगी थी। ये कैसे काम थे जिनके लिए मौसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। ये काम तो वो किसी औरत से भी करवा सकती थी। मुझे तो मौसी बहुत ही बेशर्म और बेहया औरत मालूम हुई थी और यहाँ मज़ीद गुजारा मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं वापस लौट जाऊँगा और माँ को साफ साफ कह दूँगा कि ये मैं ऐसी औरत के पास काम नहीं कर सकता। लेकिन जब काफ़ी देर मालिश के बाद मैं फ्री हुआ तो मौसी ने मुझे तकिए के नीचे से हज़ार के 2 नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, शाबाश, तेरे हाथों में बड़ा ही जादू है। मेरी कमर का दर्द ख़त्म हो गया है। 2000 रुपये पकड़ कर मैं हैरान रह गया था कि सिर्फ पाँव और कमर दबाने के मुझे इतने पैसे मिल गए हैं, जितने पैसे सारा दिन मज़दूरी करके भी मैं नहीं कमा सकता था। इसलिए मैंने ये काम छोड़ने का इरादा बदल दिया था, क्योंकि उस वक्त पैसे मेरी ज़रूरत थी। पैसे देकर मौसी कहने लगी कि अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो और रात के वक्त मेरे कमरे में आना। मौसी की बात सुनकर मैं कुछ हैरान हो गया। वो रात को मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाना चाहती थी, लेकिन सवाल करने की मुझ में कोई हिम्मत ना थी, क्योंकि मौसी दोबारा आंखें बंद करके लेट गई थी और इसलिए मैं उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में पहुंच गया। मुझे दिन रात यहीं पर रहना था। वापस अपने घर जाने की इजाज़त नहीं थी। बाकी का सारा वक्त मैं बिल्कुल फ्री रहा करता था और कुछ भी काम नहीं था, बल्कि यहाँ तो मुझे खाने पीने को भी अच्छे से अच्छा मिल रहा था। मौसी ने मुझसे खुद ये कह दिया था कि फ्रिज से निकाल कर रात को दूध पिया करो। इसलिए रात होते ही मैंने दूध पिया और फिर 12 बजे के करीब मौसी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं उनकी आवाज़ पर पहुंच गया। मौसी को देखकर एकदम ही मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी और मैं शर्म से नज़रें झुका गया था। मौसी ने बड़ा अजीब सा लिबास पहन रखा था। बिस्तर पर लेटे हुए कहने लगी, चल जाहिद,
तेल की बोतल उठा कर लेकर आ जा। मैंने तेल की बोतल उठाई और मौसी के कदमों में बैठ गया और वे मुस्कुरा कर कहने लगी, पैरों की मालिश नहीं करवानी, ये तो मैं जान ही गई हूँ कि तू पैरों की मालिश बहुत ही अच्छे करता है। कमर की मालिश भी तूने बहुत ही खूब की है, अब तू कहीं और की मालिश करवानी है। ये कहकर मौसी ने मुझे शरारती नज़रों से मुझे देखा था और मैं पसीने पसीने हो गया था। मौसी की तकरीबन उम्र 50 साल की अधेड़ उम्र की औरत थी, लेकिन उसकी उम्र भी उन्होंने अपने आप को बड़ा ही फिट कर रखा हुआ था। फिर मौसी ने अपनी नाइटी को कंधों से सरकाया और इशारा करते हुए मालिश का कहने लगी। मैं जैसे ही उनके करीब हुआ तो मौसी कहने लगी कि पहले लाइट बंद कर दे, रोशनी में मज़ा नहीं आएगा। मैंने एक लम्हे घबरा कर मौसी की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली थी। वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गई थी। मैंने खामोशी से उठकर लाइट बंद की और धीरे धीरे मौसी की मालिश करने लगा। मौसी अजीब व गरीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, जैसे उसे कितना सुकून मिल रहा हो, और मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करके मालिश कर रहा था। कुछ देर तक तो मुझे ये सब कुछ ही अच्छा न लगा था, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर खुद को राज़ी कर लिया कि उसके बदले मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। मौसी जैसे जैसे मुझे हिदायत दे रही थी, मैं अपनी उंगलियों को वैसे ही हरकतें दे रहा था और मौसी की सिसकियों की आवाज़ें कमरे से गूंज रही थी और मुझे घंटों तक मेरी उंगलियां मौसी के नरम वजूद पर हरकत करती रही और उसके बाद मौसी ने मुझे वापस की इजाज़त दे दी। मैं उनके कमरे से निकलने लगा तो 1000 का नोट मौसी ने फिर मुझे पकड़ा दिया और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने जल्दी से मुट्ठी में वो नोट दबाया और तेज़ी से मौसी के कमरे से बाहर निकला कि कहीं वो वापस ही ना मांग ले। लेकिन मैं तो एक ही दिन में इतने पैसे कमा कर खुशी से पागल हो रहा था। वापसी पर अपने कमरे में आकर लेटा तो हज़ारों ख्वाब देख लिए कि मौसी की ऐसे ही खिदमत करता रहूँगा तो वो मुझे फिर ऐसे ही नोट लुटाती रहेगी और मेरे घर के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। अगली सुबह जब मैं उठा तो मौसी घर पर नहीं थी। एक मुलाजिम सफाई के लिए आता था, उसने बताया कि मौसी कहीं बाहर गई है। मैं आज़ादी के साथ खुशी खुशी सारे बंगले में घूमने लगा और ऐसे ही घूमते घूमते घर के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहां पर 2 कमरे बंद पड़े थे। मैं सोचने लगा कि इतने बड़े बंगले में मौसी के अकेले दिल कैसे लगता है। हम तो एक छोटे से घर में सब 2 ही कमरों में रहते थे और उसके बावजूद भी अगर कभी कोई कहीं चला जाता तो बड़ी ही तन्हाई का एहसास होता, जबकि मौसी तो अपने पति के मरने के बाद से लेकर अब तक तन्हा ही थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि मौसी पीछे से चली आई। गुस्से से कहने लगी, जाहिद तुम्हारा यहाँ क्या काम है, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे खींचकर कमरे में ले गई और अपने साथ बिठा लिया। फिर एक बड़ा शॉपर खोला और ढेरों सारे नए जोड़े निकाल कर मेरे आगे रख दिए। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो सारे कपड़े मेरे लिए लाई थी। एक से एक कीमती जोड़ा था। मुझे कंधों से पकड़कर अपने सामने किया और कहने लगी कि तुम इन पुराने कपड़ों में अच्छे नहीं लगते, तुम मेरे बहुत ही ख़ास बन गए हो, इसलिए अब तुम ये कपड़े पहनोगे। और फिर मौसी के कहने पर मैंने वो कीमती कपड़े रख लिए थे और उनमें से एक पहन भी लिया था। उसे पहनकर मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं तो अच्छा खासा गबरू जवान लग रहा था, 16 साल का तो मालूम भी नहीं हो रहा था। मौसी ने मुझे देखा तो मेरी तारीफ़ के लिए बिना रही और कहने लगी, देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो और कितने जवान, इन कपड़ों में मैं तुम्हारी मर्दानगी कितनी वज़नी हो रही है, अब तुम यही कपड़े पहनना। मेरी भी खुशी का इंतहा ना रही थी। मैं दिल ही दिल में मौसी को दुआएं देने लगा। फिर सारा दिन मौसी ने मुझे से कुछ ना कहा, लेकिन रात होते ही अपने कमरे में बुला लिया और फिर लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करवा कर वो मालिश को कहने लगी। मुझे फिर से शर्म आने लगी क्योंकि मौसी ने फिर एक अलग किस्म की नाइटी पहन रखी थी और वो पूरी की पूरी आफत लग रही थी। अब तो मौसी को खुद देखकर मेरे जज्बात भी बेकाबू होने लगे थे। मौसी ने लाइट बंद करवाने के बाद फिर मुझसे पूरी तरह से मालिश करवाई थी और मैंने उनकी मालिश करता रहा।
2 घंटे बाद मेरी छुट्टी हुई थी और उन्होंने साथ ही 1000 रुपये भी उन्होंने मेरे हाथ पर रख दिए। और फिर ये सिलसिला कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों तक मुझे लगा कि शायद मौसी ने मुझे इसी काम के लिए रखा है, और फिर मैं पूरी तरह मुतमईन हो गया था। लेकिन जब 20 दिन गुज़र गए तो एक दिन मौसी ने मुझे अपने पास बुलाया और जो काम करने को कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। मौसी कहने लगी कि मेरा कुछ ज़रूरी सामान है, वो तुझे दूसरे शहर पहुंचाना है। मैंने परेशानी के आलम में मौसी से कहा कि मैं तो कभी शहर से बाहर ही नहीं गया, क्या फिर आपका सामान कैसे पहुंचाऊंगा? मौसी कहने लगी कि ड्राइवर और गाड़ी मैं तुझे दूंगी, बस तुझे मेरा सामान वापस वहां पर पहुंचाना देना है। मुझे ड्राइवर पर भरोसा नहीं है, तू तो मेरा अपना है, इसलिए मैं आंख बंद करके तुझ पर यकीन कर सकती हूँ। जब मौसी ने ड्राइवर को गाड़ी देने की बात की तो फिर मेरे लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैं राज़ी हो गया। और खुशी भी थी कि इसलिए बहाने में दूसरे शहर भी देख लूँगा। मौसी ने एक बड़ा सा पार्सल गाड़ी में रखवा दिया और मुझे ड्राइवर के साथ ही बिठा दिया। मुझे सब कुछ समझा दिया और कहने लगी कि बस इस पार्सल को एहतियात से पहुंचा देना। और फिर हम वहां से निकल गए। 2 घंटे बाद हम शहर से बाहर चले गए थे और फिर मौसी के बताए हुए पते पर हमने वो पार्सल पहुंचा भी दिया था। और अब रात तक मैं वापस भी लौट आया था। जब वापस आकर मैंने मौसी को बताया तो वो बहुत ही खुश हुई और उसने मेरे हाथ पर फिर से 5000 रुपये रख दिए और कहने लगी कि वाकई ही जाहिद, तू तो बड़ा ही काम का लड़का है, अब तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। चल, अगर तुझसे ज़्यादा थकन नहीं हो रही तो तू मेरी मालिश कर दे। मौसी की बात सुनकर मैंने फिर से तेल उठा लिया और मैं थक तो गया था, लेकिन 5000 के नोट की खुशी मुझसे बर्दाश्त ना हुई और मैं मालिश करने बैठ गया। काफ़ी देर तक मैं खाला की मालिश करता रहा था और उनकी आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। मैं हैरान था कि मौसी ज़्यादा काम तो करती नहीं, फिर इतनी थक कैसे जाती थी। सारा दिन तो शॉपिंग के अलावा खाला के पास और कोई काम नहीं था, क्योंकि मौसी अक्सर ही सुबह सवेरे घर से निकल जाती और शाम के वक्त लौटती। कभी कभी तो मुझे ये भी सोच भी हैरान कर देती थी कि मौसी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, जबकि वो तो एक बेवा औरत है। और जहाँ तक माँ ने मुझे बताया था कि उनके मरहूम मेरे मौसा भी कोई ऐसा कुछ ख़ास काम नहीं करते थे। माँ ने यही बताया था कि मौसा के मरने के बाद ही मौसी के हालात बदल गए थे, लेकिन कैसे, उसके बारे में मैं किसी को कुछ भी इल्म नहीं था। मैं मालिश करके फ्री हुआ तो मौसी कहने लगी, कल फिर से एक पार्सल पहुंचाना है। इसी तरह से अगर तुम काम करते रहोगे तो देखना कितने पैसे कमाओगे। एक और पार्सल का सुनकर मैं बड़ा ही खुश हो गया और मुझे उम्मीद हो गई कि मौसी फिर मुझे 5000 रुपये देगी। लेकिन अगली बार ऐसा पार्सल पहुंचाने के लिए तो मौसी ने मुझे 7000 रुपये दे दिए थे, जबकि शहर से बाहर भी नहीं जाना था, बल्कि शहर के अंदर ही सामान पहुंचाना था। वो एक बड़ा सा बंगला था जहां मौसी के कहने पर मैंने वो पार्सल उतार दिया था। इतना भारी भरकम वो पार्सल था कि उठाया भी नहीं जा रहा था। न जाने मौसी ने इसमें क्या भेजा था। जब मैंने रात में जाकर मौसी को अपनी सारी बातें सुनाई तो उनसे पूछ भी लिया कि पार्सल में ऐसा क्या था जो इतना भारी था और इतना बड़ा भी। मौसी मुस्कुराकर कहने लगी कि कुछ कीमती सामान होता है जो मैं लोगों के कहने पर उन्हें पहुंचा देती हूँ। तेरे मौसा के जाने के बाद घर भी चलाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो काम करना था। ख़ानदान वालों में से कोई भी किसी ने मुझ बेवा की खैर खबर नहीं की। ये बात तो मुझे भी खुद भी मालूम है। कोई किसी के बुरे वक्त में काम नहीं आता, इसलिए बस मैंने यही कारोबार शुरू कर दिया। जब मेरे दिन बदले तो सब मुझ पर उंगलियां उठाने लगे, सवाल करने लगे कि मैं क्या काम करती हूँ। लेकिन अब मैं लोगों को जवाबियों में कुछ नहीं देती। ये कहकर खाला ने एक आह भरी और कहने लगी कि बस जो कारोबार मुझे समझ आया मैंने वही शुरू कर दिया और अब तू मेरे साथ इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि आज तक मैंने किसी पर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा हो गया है। इसलिए अब
रोज़ाना वो 2-3 दिन पार्सल पहुंचाना होंगे ताकि कारोबार तेज़ी से तरक्की करे। मुझे मुनाफा भी मिलेगा तो फिर मैं तुझे भी खूब पैसे दिया करूँगी ताकि तेरी माँ बहनों की ज़िंदगी भी आसान हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ एक बेवा औरत कितनी परेशानी उठाती है। मौसी ने मुझे कारोबार की तरक्की के साथ खुशहाल के ख्वाब भी देखना शुरू करवा दिए थे और मैं भी उन ख्वाबियों के पीछे चल रहा था। मुझे समझ ही आया था कि मौसी दिन भर ख़रीदारी के लिए क्यों जाती थी। यकीनन वो अपने कारोबार का सामान लेती थी और फिर उसे पैक करवा कर मुझसे भिजवाया करती थी। मेरा काम तो सिर्फ डिलीवरी का था। ड्राइवर और गाड़ी भी मौसी की दी हुई थी। मैं खुशी खुशी ये काम करने लगा। किसी पार्सल के बदले 5,000 तो किसी के बदले 4,000। बस ऐसे ही मुझे पैसे मिल जाते और मैं खुशी खुशी अपने माँ को हफ्ते में एक बार जाकर वो पैसे दे आता। माँ मुझे इतने पैसे कमाता देखकर हैरान थी कि बार बार पूछती कि तू मौसी के घर क्या काम करता है। मैंने उन्हें भी यही बताया था कि मैं मौसी के कारोबार में शिफ्ट हो गया हूँ और माँ को भी तसल्ली हो गई थी। माँ ने बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे और घर के हालात भी काफ़ी बदल गए थे और फिर उसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। मैं दिन पर 3-3 पार्सल पहुँचाने में भी जाया करता था। लेकिन एक दिन एक अजीब बात हुई। गाड़ी में पीछे पार्सल रखा था, आगे में और ड्राइवर बैठे हुए थे। अचानक पार्सल में हरकत शुरू हो गई थी। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इसमें क्या सामान मौजूद है। मैंने परेशानी से ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी बहुत ही चौंका हुआ था और फिर पार्सल का डब्बा तेज़ी से हिलने लगा। मुझे डर हुआ कि मौसी का भेजा सामान कहीं ख़राब ना हो जाए। मैंने ड्राइवर को एक तरफ गाड़ी लगाने को कहा और फिर मौसी की हिदायत के ख़िलाफ़ जाते हुए वो पार्सल खोल दिया। जैसे ही मैंने वो पार्सल खोला तो मेरे होश उड़ गए। अंदर एक जवान लड़की बंधी हुई पड़ी थी और उसी के हिलने जुलने से वो डिब्बा हिल रहा था। उसके मुंह पर टेप लगा था, हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने जैसे ही उसके मुंह से टेप निकाला तो वो चीखने लगी और बचाओ बचाओ की आवाज़ में देने लगी। वो तो खुदा का शुक्र था कि दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने उस लड़की को कहा कि खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अपनी आवाज़ बंद कर लो। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी घबराया हुआ था। मैंने उससे कहा कि गाड़ी किसी सुनसान जगह पर ले चलो, फिर हम उस लड़की से पता करते हैं कि क्या मामला है। मैंने उस लड़की के हाथ पाँव खोलकर उसकी गाड़ी में ही बैठने को कहा था और उसने मुझ पर भरोसा भी कर लिया था। फिर हम उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और जब मैंने उससे कुछ मालूमात शुरू की तो मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मौसी मुझे गुनाह के किस दलदल में धकेल चुकी है। उसने मुझे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। मैं तो बस नोटों की चमक और खुशबू में ऐसा गुम हो गया था कि मैंने कभी ये जानना ही नहीं समझा था कि पार्सल के अंदर क्या सामान है और मौसी मुझे किस बात के इतने पैसे दे रही है। उस लड़की ने मुझे बताया था कि एक लड़के ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था और फिर मुलाकात के नाम पर बुलवा कर उसे बेहोश कर दिया था और फिर जब उसे होश आया तो वो एक बंगले में थी जहाँ पर उसे जैसी और भी लड़कियाँ मौजूद थी। उनके सामने एक अधेड़ उम्र औरत खड़ी थी और उसी औरत ने उस लड़के को बताया था कि वो इसको सौदा कर चुकी है। वो लड़का उस औरत का ही भेजा हुआ था। उस लड़के ने तमाम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसा कर उसे बंगले तक पहुंचाया था और बारी बारी वो इन सब लड़कियों का सौदा कर रही थी और फिर ज़बरदस्ती उस औरत ने ही उस लड़की को बेहोश का इंजेक्शन लगा दिया था। वो लड़की रोते हुए बता रही थी कि उसने मोहब्बत में धोखा खाया है और इसी मोहब्बत में उसका सौदा भी हो गया है। हकीकत जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने उस लड़की की मदद की हामी भर ली थी। वो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी थी। वो पार्सल दोबारा से मैंने बंद कर दिया था और उस लड़की को आज़ाद करके उसे खुद उसके घर पहुंचाया था और इस पार्सल को मौसी को बताए पते पर पहुंचा दिया था। और फिर जब मैं वापसी बंगले पर पहुंचा तो मैंने झूठ कहकर कहा कि मैं पार्सल पहुंचा दिया है।
मौसी मुझसे बहुत ही खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मौसी के पास एक फ़ोन आया और गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। मौसी को पता चल गया कि पार्सल खाली पहुंचा है। वो अंदर लड़की नहीं थी और मौसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगी कि देखो ज़ाहिद, सच सच बताओ तुमने क्या किया है, पार्सल का सामान कहाँ गया है। मैंने मौसी से कहा, मैंने तो हमेशा की तरह आपका हुक्म माना है, मुझे क्या पता कि सामान कहाँ है। मौसी ने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि मैंने खुद अपने सामने पार्सल पैक करवाया था, फिर पार्सल में से सामान कैसे गायब हो गया। उसने पूरे 2 लाख रुपये अदा किए थे, उसे सामान नहीं मिला तो वो मुझे धमकियाँ दे रहा है। मैंने मौसी से कहा, मुझे तो पता ही नहीं है कि आपके पार्सल के अंदर क्या था, जैसा आपने पैक करवा दिया था वैसा ही मैंने पहुंचा दिया। मौसी ने गुस्से से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी और ने इस पार्सल को नहीं खोला, क्योंकि तुमने ही पार्सल पहुंचाया है तो तुम ही मुझे जवाब दोगे। वो लड़की कहाँ है? मौसी की बात पर मैं दिल में ही मुस्कुराया। मैंने जानबूझकर मौसी से पूछा कि कैसी लड़की की बात कर रही है आप तो सामान पहुंचाती है, फिर लड़की कहाँ से आ गई? क्या पार्सल में कोई लड़की थी? मौसी समझ गई कि मैं उनके साथ खेल खेल रहा हूँ और कहने लगी कि ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी, तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूँगी कि तुमने मेरे घर में सामान चुराया है। मौसी की बात पर मैं मुस्कुराया और कहा कि ठीक है, आप पुलिस को बुलाएं और जो चाहे साबित कर दे, लेकिन याद रखिएगा कि वो लड़की जब आपके खिलाफ़ गवाही देगी तो आप कहीं की नहीं रहेगी। मेरी बात सुनकर मौसी के होश उड़ गए। वो समझ रही थी कि मैं 16 साल का लड़का हूँ, उनकी धमकियों से डर जाऊँगा, लेकिन मैं हमेशा से ही बहुत बेवकूफ़ था। और फिर ड्राइवर ने भी मेरा साथ देने का वादा किया था, वो भी एक नेक इंसान था जो अनजाने में मेरी तरह ही इस गुनाह में शामिल हो गया था। जब मौसी ने मेरे तेवर देखे तो कहने लगी कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मेरे ही दुश्मन बन रहे हो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो खूब पैसे कमाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक बंदा लड़कियों को एक जगह पहुंचा देता है, वहां से उन्हें पार्सल में बेहोश करके डालना होता है। बेहोशी की दवा का असर 12 घंटे तक रहता है और लड़की को ग्राहक तक पहुंचाने तक उस लड़की को होश नहीं आता है, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं। न जाने कैसे उस लड़की को होश आ गया था कि मुझे सच्चाई का इल्म हो गया था। ना मौसी ने मैंने खाला को साफ कहा कि मैं गरीब ज़रूर हूँ, मेरी माँ बेवा और बेसहारा ज़रूर है, लेकिन हम गुनाह के पैसे नहीं खा सकते, ये हराम की कमाई है। काश मुझे पहले पता होता कि आपने मुझे कौन से पैसे दिए हैं तो मैं कभी भी आपसे ना लेता। मैंने मौसी से कहा कि अपने ये गंदे कारोबार बंद करें, वरना मैं पुलिस को इत्तला कर दूँगा। मेरी बात सुनकर मौसी ने मेरे सर पर कोई ज़ोरदार चीज़ मारी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मौसी ने मुझे कैद कर चुकी है। मैं वहीं पीछे खाली कमरों में से किसी कमरे में कैद था। मैं चीखता चिल्लाता रहा, मौसी ने मुझे ना खोला और ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। मैं भूख प्यास से बिल्कुल निढाल था। फिर मौसी मेरे पास आई और कहने लगी, अगर आज़ादी चाहिए तो तुम मेरे साथ मेरा हाथ मिलाओ, मिलकर कारोबार करते हैं। बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना था, इसलिए मैंने मौसी से कुछ वक्त के लिए हाथ मिलाया और फिर पार्सल पहुंचाने के बहाने से मैं अगली लड़की को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। उसने मौसी के खिलाफ़ गवाही दी और मौसी गिरफ़्तार हो गई। मौसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इन्हें धोखा दे सकता हूँ। उन्हें लगता था कि पैसे की जो लालच उन्होंने मुझे दी है, उसके बाद मैं हराम और हलाल की तमीज़ भूल जाऊँगा। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत बहुत ही अच्छी की थी, इसलिए मैं हराम की कोई भी कमाई नहीं कमाना चाहता था। आज मौसी जेल की सलाखों के पीछे है और वो तमाम लड़कियाँ जिनका सौदा मौसी ने किया था, उन्हें पुलिस आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही है। मैं वापस अपने घर चला आया हूँ। आज मैं एक सब्ज़ी की दुकान पर काम कर रहा हूँ और मेरी कमाई बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन हलाल की है और इसी बात की मुझे खुशी और सुकून है।
यकीनन हलाल कमाई में ही बरकत होती है और हमें हलाल कमाई से ही रिस्क कमाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।